आइए क्लास को शुरू करते हैं छोटी सी एक मोटिवेशनल शायरियों के साथ कि अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाके दिखा, है दम तो उसे पाके दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से, है दम तो उसे मिटा के दिखा। हाँ जी मेरे साथियों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ना लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी कि सबसे पहला बात जो आया हमारा वो है लोकतंत्र, वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र का सिंपल से डिफिनेशन यानी सिंपल से मतलब आप लोग जानते होंगे कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है आज़ादी। लोकतंत्र का मतलब होता है आज़ादी, जो हम लोग को मिला है, जो कि 1947 की आज़ादी के बाद हम लोग को मिला है। जैसे कि आप लोग पहले जान रहे थे ना, हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय ना हम लोग को आज़ादी नहीं थी। हम लोग को ये आज़ादी नहीं थी कि हम कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं। उस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम में थे, अंग्रेजों के गुलाम में थे। लेकिन अभी अभी हम लोग आज़ाद हैं, अभी हम लोग आज़ाद हैं। अभी हम लोग का जो मन करे, ठीक, जिसे मन करे उसे हम राजा घोषित कर सकते हैं, उसे हम अपना क्या कहते हैं शासक बना सकते हैं। लेकिन पहले के समय में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तब भारत गुलाम था, तब हमें यह आज़ादी नहीं थी कि हम अपने शासक को, हम अपने राजा को चुन सके। लेकिन अभी हम लोग को ये पूर्ण आज़ादी है कि अपने नेता को चुन सकते हैं, जिसे मन चाहे उसे वोट दे सकते हैं। लेकिन क्या उस समय था? नहीं था। उससे पहले की बात जाते हैं तो उससे पहले राजा रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। उस समय भी राजा रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। उस समय भी एक नियम था कि वंशानुगत शासन प्रक्रिया थी, यानी एक राजा है उसी का बेटा ही शासन करेगा। लेकिन अभी के समय में वो नहीं है। अभी हम लोग आज़ाद हैं, लोकतंत्र है, हमारा देश लोकतांत्रिक है, यानी हम अपने शासक को चुन सकते हैं, कहीं भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। हमारे एक अलग संविधान है, आइए उसी को समझते हैं। लोकतंत्र यानी कि जनता के द्वारा चुना गया वैसा प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना गया वैसा प्रतिनिधि जो देश पर शासन करे और लोगों के लिए करे, उसे लोकतंत्र कहते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि हम लोग जनता है, हम लोग क्या है? जनता है। मान लीजिए कि ये आपका एक जनता है, ये सब की है जनता। जनता का मतलब होता है ना हम इंसान, हम आदमी, जो आम आदमी है ना उसी को जनता कहता है, आम आदमी को जनता कहा जाता है। मान लीजिए कि आपका ये सब जनता है, ये सब जनता है। यही जनता में क्या हो, एगो वोट लड़ने के लिए खड़ा हो जाए, इसी में से एगो वोट लड़ने के लिए खड़ा हो जाए, तो जो वोट लड़ने के लिए खड़ा हुआ है ना, इसको कहा जाता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, ठीक, राइटिंग में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो भी सकता है, उसको सुधार लीजिएगा। इसको कहा जाता है प्रतिनिधि। जो सबों में से खड़ा हुआ ना एगो वोट लेने के लिए, हुआ प्रतिनिधि। हम लोग जो वोट देते हैं, हम लोग जो है ना आम आदमी, वो हुआ जनता। क्या हुआ? जनता। जैसे कि क्लास में आप लोग देखे होंगे, क्लास में क्या होता है? क्लास में क्या होता है जानते हैं? क्लास में की होता है, मान लीजिए कि सब लड़का है, क्लास में ही लड़का है, यही सब लड़का में से, यही सब लड़कियों में से, यानी कि छात्र एवं छात्राओं में से एक लड़का को चुना जाता है अथवा एक लड़की को चुना जाता है, जो कि क्लास मॉनिटर बनता है, जो कि क्लास मॉनिटर बनता है। तो क्या होता है ना, जो क्लास की मॉनिटर बनता है ना, ये जो क्लास मॉनिटर है वो आपका प्रतिनिधि, जो कहेगा सो मानना पड़ेगा। कुछ
समय के लिए कि वह हम लोग जो चुने ना, जो क्लास मॉनिटर को चुने वह प्रतिनिधि, लेकिन जो हम लोग आम स्टूडेंट हैं, जो बाकी स्टूडेंट बचा है, विद्यार्थी बचा है, वह जनता। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए कि सभी लोग हैं, यही लोग क्या करे, अपनों में से एक को खड़ा करे और एगो की करे, वोट लड़ने के लिए खड़ा हो जाए। तो जो खड़ा हुआ ना एगो, यही सब बीच में से एगो जो खड़ा हुआ, इसको कहेंगे प्रतिनिधि, जो कि शासन करेगा। लेकिन यही आम आदमी जो है ना, इसको कहते हैं जनता। तो वही समझिए कि जनता के द्वारा इसको कौन चुना है, जनता चुना है। इस कोई प्रतिनिधि को कौन चुना है, जनता। तो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अभी की करेगा, देश प्रशासन करेगा। अगर ये जीत गया तो देश प्रशासन करेगा। तो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर शासन करे, और शासन किसके लिए करेगा, तो यही लोगों के लिए ना करेगा जी, यही लोगों के लिए करेगा। तो और लोगों के लिए करे तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि जनता के द्वारा चुना गया वैसा प्रतिनिधि जो देश पर शासन करे और लोगों के लिए करे, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र किसे कहेंगे, तो जनता के द्वारा चुना गया वैसा प्रतिनिधि जो देश पर शासन करे और लोगों के लिए करे, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी वोट देकर नीतीश कुमार को चुने हैं मुख्यमंत्री में, तो नीतीश कुमार की करेगा, शासन करेगा तो अपने के लिए करेगा कि हम लोगों के लिए करेगा। हम लोग नीतीश कुमार को चुने हैं, तो नीतीश कुमार जो शासन करेगा वो हम लोगों के लिए करेगा, आम जनता के लिए करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जनता के द्वारा चुना गया वैसा प्रतिनिधि जो देश पर शासन करे और लोगों के लिए करे, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र समझ में आ गया। अब आते हैं सत्ता क्या है, तो सत्ता का मतलब समझ लीजिए गद्दी। जिसको हम लोग अभी चुने हैं ना, प्रतिनिधि को जो हम लोग चुने हैं, वही यहाँ शासन करेगा, वही देश पर शासन करेगा, तो उसकी सत्ता हुई, उसकी गद्दी हुई। हम लोग जिसको चुने हैं ना, उसकी शासन हुई, उसकी सत्ता हुई, उसकी गद्दी हुई। आप इसे पूरा बोल सकते हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब कि लोकतंत्र शासन प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति सत्ता में रहकर अच्छी तरह से कार्य करे, उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग अभी नीतीश कुमार को चुने हैं, नीतीश कुमार को अभी क्या किए हैं, चुने हैं। तो नीतीश कुमार हम लोग जो चुने हैं ना, उस सत्ता में है। अभी कौन सी में है, अभी किसका सत्ता है, अभी नीतीश कुमार का है। वही अगर अच्छी तरह से कार्य करती है और लोगों के लिए करती है, उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी कि जब कोई नेता जीत जाए, उसकी सत्ता आ जाए और वो लोगों के लिए अच्छी कार्य करे, उसी को लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। आइए, तो लोकतंत्र तो समझ में आ गया कि जनता के द्वारा चुना गया वैसा प्रतिनिधि जो देश पर शासन करे और लोगों के लिए करे, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद आता है उसके बाद आएगा आपका गैर लोकतंत्र। उसके बाद आपको समझाते हैं सांप्रदायिकता क्या है, गैर लोकतंत्र। गैर लोकतंत्र का कहने का मतलब हुआ ना, गैर लोकतंत्र कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई देश है, मान लीजिए कि भारत देश है, देश है। इसमें बहुत सारा आदमी निवास कर रहा है, इसमें जो बहुत सारा आदमी निवास कर रहा है, इसी में से एगो बहुत ताकतवर आदमी रहे, बहुत शक्तिशाली आदमी रहे। यानी मान लीजिए कि भारत देश है, इस भारत देश में मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा ताकतवर यानी कि शक्तिशाली आदमी है। ये की कहेगा, ये भारत हम तुम पे शासन करेंगे
तुम हमको नहीं भी चुनेगा तब पर भी हम करेंगे, लतिया के जुतिया के करेंगे। वही बात है यहाँ। हम सब वासियों से कहे कि हम आपके देश पर शासन करेंगे, लेकिन ये जो आम आदमी है ना, इसका कहने का जो आम आदमी है ये कह रहा है ना कि नहीं, आप हम पर शासन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ ताकतवर हैं, हम तो यहाँ ताकतवर हैं। हम कहेंगे बोलेगा ज़्यादा, मार के मुँह थकुच देंगे। इसको धमका दें, मार के पीट के एकदम शक्तिशाली से हम भारत देश पर शासन करें, उसी को कहते हैं कि गैर लोकतंत्र। जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी भी देश पर शासन करे उसे गैर लोकतंत्र कहा जाता है। जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति मजबूती से किसी भी देश पर शासन करे उसे गैर लोकतंत्र कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब समझिए कि मान लीजिए ये एक समाज है, इस समाज में क्या हो, आपका दो धर्मों के बीच लड़ाई हो जाए, उसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक समाज है, इसमें बहुत सारे जाति निवास कर रहे हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बहुत सारा जाति है। इसी जाति में क्या हो, मान लीजिए कि क्या हो ना कि इसी जाति में एगो हिंदू है, वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब मिलल है। कि मान लीजिए कि आप लड़का हैं और आप हिंदू जाति से बिलोंग करते हैं, और एक लड़की है जो मुसलमान जाति से बिलोंग करती है। अब दोनों में क्या हो जाए, दोनों में हो जाए प्यार। अब इतना ज़्यादा प्यार बढ़ जाए कि लड़का कहे लड़की से और लड़की कहे लड़का से, अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, अपना प्राण को त्याग देंगे। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो दोनों की कहेगा, लड़का कहेगा लड़की से मत घबराओ, चलो दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। और लड़की भी की कहे हाँ चलो दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। और दोनों की करे भाग के शादी कर ले, दोनों भाग के शादी कर ले। अब ये जो हिंदू है ना, ये है हिंदू, ये है मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम, ये हिंदू था लड़का और मुस्लिम थी लड़की, दोनों भाग के शादी कर ली। अब जैसा ही लड़कवा आएगा हिंदुआ के घर में, यानी अपना घर में आएगा लड़का, कहेगा मम्मी शादी करके आए हैं। तो इसकी मम्मी की कहेगी भांगलावा निर्वंशा भागली की बतइयो भी तोरा, इसको मार के भगा देगी। अब बेचारी लड़की बची, ये तो अपना घर में नहीं जा सका, लेकिन मान लीजिए लड़कियां गई अपने घर, तो इसके जो मुस्लिम है ये जो की कहेगी तो ही मुस्लिम में बियाह करके लाई है हिंदू, बोरनीये से झाँट देंगे और दोनों को भगा दे। अब दोनों बेचारी मान लीजिए कहीं दोनों चल गई, लेकिन जो हिंदू का जो माता और पिताश्री है और ये मुस्लिम का जो माता और पिताश्री है, हिंदू का माता पिताश्री यानी कि जो लड़का का माए बाप है वो जाए इसके घर, मुस्लिम के घर, बोले कि तोरे बेटिया हमारे बेटवा के भागा के ले गलो। तो ये की कहेगी हमारे बेटिया ले भाग लो, मेरा बेटी तुमको ले भागा है तुम्हारा बेटा को। इसी तरह इसमें और इसमें लड़ाई हो जाए, इसमें और इसमें हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो जाए, एकदम लाठी पहना निकल गया, सब भैंस गाय बकरी सब निकल गया लड़ने के लिए। और जो लड़ाई हुआ ना, तो एक का ही समाज में दो धर्मों के बीच जो लड़ाई हुआ, एक ही समाज में दो धर्मों के बीच जो लड़ाई हुआ, उसी को कहा जाता है सांप्रदायिकता। यानी कि एक ही समाज में दो धर्मों के बीच होने वाली विवाद को कहा जाता है सांप्रदायिकता। समझ में आ रहा है ना कि कैसे हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ गया, या फिर कोई भी दूसरा दो धर्म आपस में लड़ जाएगा, उसी को कहा जाता है सांप्रदायिकता। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए दूसरा समझते हैं, सामाजिक विभिन्नता क्या है। मान लीजिए कि आपका एक समाज है, मान लीजिए ये आपका एक समाज है, इस समाज में क्या हो, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न लिंग
के लोग आपस में एकता के साथ निवास करते हैं, उसी को सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग के लोग आपस में निवास करते हैं, उसे सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। जैसे कि एगो घर है, उसी घर में गइयो है, भैंसियों है, बकरियों है और कुछ ले लीजिए, सभी एक साथ रह रहा है ना, वो दोस्ती के साथ रह रहा है, एकता के साथ रह रहा है, उसी को कहते हैं सामाजिक विभिन्नता। यानी कि एक ही समाज में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, यादव जी भी है, बाभन जी भी है, राजपूत जी भी है, डोम जी भी है, ठीक, पंडित जी भी है, लड़का भी है, लड़की भी है। यानी एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग के लोग आपस में एकता के साथ निवास करते हैं, उसे सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। एकता के साथ निवास करेंगे तो सामाजिक विभिन्नता कहा जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वो लड़का है यादव जी, एगो लड़की है मान लीजिए कहार जी, ठीक। एक लड़का है यादव जी और एक लड़की है कहार जी, दोनों को आपस में प्रेम हो जाए। अब प्रेम इतना गहरा वाला हो जाए कि लड़का कहे लड़की से, लड़की कहे लड़का से कि अब तेरे बिन हम रह नहीं सकते, तेरे बिना अब जी नहीं सकते। अब तो लड़का क्या कहे लड़की से और लड़की कहे लड़का से, अब तेरे बिन हम रह नहीं सकते, तेरे बिना अब जी नहीं सकते। वही हाल हो जाए इन दोनों का, यही हाल हो जाए इन दोनों का, और दोनों आपस में इतना प्यार करे कि दोनों को घर छोड़कर भागना पड़े, और उसके बाद की करे, दोनों घर के छोड़ दे और भाग के बियाह कर ले। उसके बाद जैसा ही बियाह करेगा तो इनमें से या लड़का का जो मैया बाबू है उठेगा, जाएगा लड़की के पास, कहेगा सुन रहे हैं जी, आपकी लड़कियां मेरे बेटवा को भगा के लेके चल गया है। तो लड़कियां का गार्जियन कहेगा, लड़की वालों का गार्जियन कहेगा, तो आपका बेटा मेरा बेटी को लेके भाग गया है, ये दोष दे उसको, वो दोष दे इसको, इसी के कारण दोनों धर्मों में लड़ाई हो जाए, दोनों जातियों में लड़ाई हो जाए, इसी के कारण दोनों जाति में लड़ाई हो जाए, यादव जी और कहार जी में लड़ाई हो जाए, एकदम मूड़ी कपाड़ मार के फाड़ दे, एकदम इतना लड़ाई हो जाए ना कि मूड़ी कपाड़ मार के फाड़ दे। तो जो लड़ाई हुआ ना, दो जातियों के बीच जो लड़ाई हुआ, उसे कहा जाता है आपका सामाजिक विभाजन। उसे क्या कहा जाता है आपका सामाजिक विभाजन। यानी कि जब एकता के साथ था तो उसे कहा गया सामाजिक विभिन्नता, लेकिन जैसा ही अलग अलग हुआ, एक ही जात में एक ही समाज में दो जाति के बीच जब लड़ाई हुआ तो उसे कहा गया सामाजिक विभाजन। लेकिन जैसा ही एकता के साथ था तो कहा गया सामाजिक विभिन्नता, लेकिन जैसा ही लड़ाई हुआ, एक समाज में दो जातियों के बीच जब लड़ाई हुआ तो उसे कहा गया सामाजिक विभाजन। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद आता है आपका सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता, तो मान लीजिए कि फिर से एक समाज है, इस समाज में बहुत सारे लोग निवास करते हैं, ठीक। इसी में से क्या हो, एगो हो जाए राजा और एगो हो जाए गरीब, ठीक। एक ही समाज में एक आदमी हो जाए राजा, एगो हो जाए गरीब। तो आप लोग का जो गांव देहात होता है, जो शहर, जहाँ भी देखते होंगे कि कोई राजा होता है, कोई गरीब होता है, यानी कि एक बराबर नहीं रहता है, कोई राजा रहता है तो कोई गरीब रहता है, उसे ही कहा जाता है सामाजिक विषमता। यानी कि एक ही समाज में कोई राजा हो जाता है और कोई गरीब हो जाता है, उसे ही कहा जाता है सामाजिक विषमता। यानी एक ही समाज में, यानी कि आपका जो गांव है ना, उसी गांव में से एगो हो जाए राजा और एगो हो जाए गरीब, तो उसी जो एक ही समाज में जो राजा और गरीब हुआ है, उसी को कहा जाता है आपका सामाजिक विषमता।
उसी को कहा जाता है सामाजिक विषमता। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है वो समझिए। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो आपका भारत देश है ना, मान लीजिए कि यही आपका भारत देश है, ये आपका भारत देश है, मान लीजिए है, नहीं मान लीजिए। तो इसमें की होता है, बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, बहुत सारे जाति के लोग निवास करते हैं, बहुत सारे वंश के लोग निवास करते हैं और लड़का लड़की निवास करता है। तो वही कहा गया है अनुच्छेद 15 के आधार, अनुच्छेद 15 में कहा गया है संविधान में कि धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वही संविधान में कहा गया है कि आप चाहे कितनों बड़े जाति काहे न रहे, लेकिन छोट जाति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और वही कहा गया है दूसरा कि जाति, आप चाहे कोई भी जाति क्यों ना हो, आप कोई भी जाति क्यों ना हो, एकदम राजपूत जी या ब्राह्मण जी या कोई भी जी हो, तो आप छोटे जाति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पहले के समय में क्या होता था ना कि जो ब्राह्मण है, जो राजपूत है, जो भूमिहार जी है, वो क्या करता था ना कि छोटे जाति के साथ भेदभाव करता था, उसके साथ बैठना नहीं चाहता था, उसके साथ उठना नहीं चाहता था। ये कितना दुख की बात है कि एक ही इंसान एक दूसरे इंसान से भेद और भाव करता है, ये नहीं होनी चाहिए। वही कहता है अनुच्छेद 15 के आधार पर कि धर्म और जाति के आधार पर अनुच्छेद 15 में यानी कि भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दूसर का है वंश। वंश कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपका ये कोई बेटा है, ये मान लीजिए ये आप हैं, ये आप हैं, ये आप हैं, आपका एक बेटा हुआ, फिर इसका भी कोई बेटा होगा, यानी कि जो लगातार जो चल रहा है ना, आपका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इसी को कहते हैं वंश। क्या कीजिए ना, आप डकैत रहिए, आप डकैत रहिए, आप डकैती करिए, भरदम डकैती करिए, लूट मार सब करिए, तो जो आपका बेटा होगा ना, बेटा जो होगा आपका, की होगा बेटा, ये आपके बेटा जब गुजरेगा ना कहीं से या कहीं पर भी जाएगा, जो उसको देखेगा, आपके बेटा को जो कोई देखेगा की कहेगा, देखिए जा रहा लो, डकैत के बेटा जा रहा है। बेचारा आपका बेटा ने तो कोई डकैती नहीं किया ना, किए थे डकैती कौन, आप किए थे, आप, लेकिन आपका बेटा डकैती नहीं कर रहा है। लेकिन आपको बेटा को भी कहा जा रहा है कि देखो ये डकैत का बेटा जा रहा है, तो बेचारा इसका क्या गलती है, इसने तो कोई डकैती नहीं किया था, इसका क्या गलती है जो इसे चिढ़ाया जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाप डकैत था, डकैत का बेटा जा रहा है। उसी प्रकार से जब इसका बेटा होगा जब इसका बेटा होगा तो इसका बेटा जो हुआ ना, इसका बेटा ही, तो इसको की कहेगा, देखी डकैतबा के पोतबा जा रहा लो, डकैत का पोता जा रहा। सोचिए, चोरी डकैती किए थे आप, जो गलत काम किए थे आप, लेकिन उसकी सज़ा आपके बेटा को दिया जा रहा है। उसकी चिढ़ावट, जो चिढ़ाना होता है ना, वो आपके बेटा को कहा जा रहा है। अच्छा बताइए, आपका बेटा और पोता चोरी किया था, डकैती किया था, नहीं किया था, लेकिन कहा जा रहा है उसे भी। तो वही अनुच्छेद 15 कहता है कि वंश में, चाहे वो कोई भी वंश हो, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चोरी किए थे आप ना जी, तो आपको कहा डकैत चोर, ठीक है, लेकिन आपका बेटा और पोता तो कोई चोरी नहीं किया था, तो इसे चोर डकैत क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? इसी को ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 15 कहता है कि वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है लिंग। मान लीजिए कि एक घर है, इस घर में एगो लड़का है, एगो लड़की है, तो आप क्या देखते हैं, जो लड़का है ना, इसको बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, बहुत अच्छी पहनावा दी जाती है, बहुत अच्छी पोशाक दी जाती है, इसके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। लेकिन वही लड़की को उतना सुविधा नहीं दिया जाता है, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है।
वही कहा जाता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए ये आपका बेटा है जो कि लतखोर है। मान लीजिए आपका बेटा कह रहा है कि हम कोटा में जाकर पढ़ेंगे, कोटा में जाकर पढ़ेंगे। ये पढ़ने में रहे चाहे नहीं रहे, ये कह दिया कि हम कोटा में पढ़ेंगे, तो आप कहिएगा जाओ बेटा जाओ, आराम से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, ये मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर, आप ऐसे करिएगा। लेकिन वही अगर ये लड़की कहेगी ना कि पिताश्री हमें गांव को छोड़कर किसी भी जिला में पढ़ना है, तो इसके पिताजी क्या कहेंगे? बहुत पढ़ने वाली हो गई है, घारा में जाके बर्तन साफ करो। ये होता है इनके साथ, ये होता है इनके साथ, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। आपका ये बेटा था तो आप इसको खूब पढ़ाए लिखाए, ठीक। इसका स्वास्थ्य पर ध्यान दिए, डेली का डेली सेब अनार इसको सब खिला रहे हैं बेचारे को, लतखोर को। लेकिन वही आपकी जो लड़की है ना, ये कह रही है माताश्री हमें बाहर जाकर गांव छोड़कर कहीं पढ़ना है, तो आप कहिएगा घारा में बैठ ली शांति से, घर में बैठ। इसको डांट के मार के बैठा देते हैं, शांत कर देते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस पर 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं ना, तो ये अपनी बेटी पर भी 10 लाख रुपया खर्च करिए। अगर इसे 2 सेब को डेली खिला रहे हैं, यानी कि आपका जो बेटा है, इस बेटे को आप 2 सेब यानी कि 2 एप्पल आप डेली से खिला रहे हैं ना आपके तत्व के आधार पर, तो उसी के अनुसार आप अपने लड़की को भी ना 2 सेब डेली खिलाइए। इसकी क्या गलती है? इसकी क्या गलती है? ये अपना मन से लड़की में आ गई है। आप ही बताइए, ये जो लड़की है ये अपना मन से लड़की में पैदा हो गई? नहीं ना, इसकी तो कोई गलती नहीं है। या फिर ये जो लड़का है ये अपना मन से लड़का में नहीं आ गया ना, इसकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। फिर आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आप लड़का को जितना पढ़ाने खर्चा करते हैं ना, उतना लड़की को भी पढ़ाने और शिक्षा में खर्चा करिए। तो वही अनुच्छेद 15 कहती है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। यानी अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आइए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 कहता है कि आप कहीं भी रोजगार, व्यवसाय, निवास, वास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है रोजगार। रोजगार का मतलब होता है कमाना। जैसे कि अभी के बिहार के लोग दिल्ली पंजाब में जाकर जो कमाते हैं ना, उनकी अपनी घर की रोजी रोटी चलाने के लिए कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी आप कमा सकते हैं, कहीं पर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। ये आदेश कौन देता है? तो ये आदेश आपका अनुच्छेद 19 देता है। ये आदेश आपका अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर को भी ले लीजिए, लेकिन ये आपका जो किताब है ना, ये पुराना है, इसलिए किताब के अनुसार बताना पड़ रहा है कि अनुच्छेद 15 के अनुसार आप कहीं पर भी रह सकते हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। कहीं पर भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इसकी आदेश आपको कौन देता है, अनुमति कौन देता है? अनुच्छेद 19, कि आप कहीं पर भी रोजगार, व्यवसाय, निवास, वास कर सकते हैं। हाँ मेरे भाइयों, बस आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और नीचे लिंक दिया हुआ है, यानी कि ये आपका वीडियो पहला चल रहा है, और डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो 2 का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से जाकर वीडियो 2 देख लें। अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जी। धन्यवाद।